तो रासायनिक बलगतिकी अध्याय 5 के अंतर्गत अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव और आर्हीनीय समीकरण की व्युत्पत्ति, इन्हीं के बीच में है संघटन सिद्धांत कि एक्चुअल में रासायनिक बलगतिकी के अनुसार जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया होने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस चाहिए। क्या अभिकारक अणु सीधे उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं, क्या उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, कुछ आवश्यकताएं होती है। इन सारी चीजों को हम इस आर्टिकल के अंतर्गत पढ़ना चाहते हैं। तो चूंकि हमने शुरू में पढ़ा था अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, तो उसमें हमने पढ़ा था कि किसी भी अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर दर या वेग बढ़ता है। यहाँ तक देखा गया था कि किसी अभिक्रिया का ताप यदि हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हैं तो उसका वेग पहले की अपेक्षा 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। ठीक, और यही नहीं कि ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, बल्कि ये भी देखा गया है कि दर स्थिरांक भी बढ़ता है। और 10 डिग्री सेल्सियस अंतर पर किसी अभिक्रिया के लिए गए वेग स्थिरांकों का जो अनुपात होता है वो 2 से 3 गुना होता है। इस अनुपात को कहा गया था तापमान गुणांक। तो बेटा तापमान गुणांक अक्सर परीक्षा में आता है, या तो 1 नंबर में आएगा या ऑब्जेक्ट में आएगा सही विकल्प में। तो देखेंगे हम तापमान गुणांक एक्चुअल में है क्या। तापमान गुणांक 2 तापों का अनुपात नहीं है, बल्कि 2 वेग स्थिरांकों का अनुपात। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखें कि ये वेग स्थिरांकों का अनुपात होता है। और कैसे वेग स्थिरांक? 2 वेग स्थिरांक, एक ही अभिक्रिया के लिए हम 2 वेग स्थिरांक लिए हैं और उनमें अंतर क्या है 10 डिग्री सेल्सियस का, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से कि T + 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन KT इज इक्वल टू 2 से 3 गुना, 2 से 3 गुना। यहाँ मतलब ये है वेग स्थिरांक किसी अभिक्रिया का जो 10 डिग्री सेल्सियस ज्यादा पर लिया गया है, और ये है सामान्य ताप पर। सपोज ये 25 डिग्री सेल्सियस होगा तो ये हो जाएगा 35, यदि 30 होगा तो ये होगा 40। तो औसत देखा जाए तो ये होता है कि 35 डिग्री सेल्सियस अपॉन ये होगा कि 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस प्रकार से ये अनुपात बहुतायत अभिक्रियाओं के लिए इस प्रकार का अनुपात प्राप्त होता है, और इस अनुपात को कहा जाता है तापमान गुणांक। तापमान गुणांक, तो तापमान गुणांक यदि हमें पूछा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया के लिए 10 डिग्री सेल्सियस अंतर पर लिए गए वेग स्थिरांकों का अनुपात तापमान गुणांक कहलाता है, जो कि 2 से 3 गुना होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई अभिक्रिया 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर हो रही है, उस समय उसका वेग स्थिरांक मान लीजिए 1 है। उसी अभिक्रिया का ताप यदि हम 35 डिग्री सेल्सियस कर दे तो वेग स्थिरांक कितना हो जाएगा 2 या 3 हो जाएगा। तो सिंपल है, ये अनुपात को हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे और इस अनुपात का नाम होगा तापमान गुणांक। ठीक, तो पहले हमने कहा इसके पहले कि अभिक्रिया का वेग ताप के समानुपाती होता है। ताप बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, ये सच है। क्यों बढ़ता है? इसलिए बढ़ता है कि अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो प्रति सेकेंड होने वाले टक्करों की संख्या बढ़ेगी, और टक्करों की संख्या जब बढ़ेगी तो सिंपल है, कम समय में ज्यादा उत्पाद बनेगा, और ज्यादा उत्पाद यदि बना तो अभिक्रिया जल्दी हुई, और जल्दी हुई तो आप भी बोलेंगे, हम भी बोलेंगे कि अभिक्रिया तेजी से हो रही है। तो ताप के साथ क्या हो रहा है? अणुओं की, अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि हो रही है। इकाई समय में होने वाले टक्करों की संख्या में इजाफा हो रहा है, और टक्कर जितने ज्यादा होंगी, जितनी जोरदार होंगी, उतनी ही सार्थक होंगी, उतना ही अच्छा हमें उत्पाद मिलेगा। तो इस प्रकार से अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को हम समझा पाते हैं। पर अब हम बात यदि करते हैं टक्करों की, जिसमें कि संघट्य सिद्धांत यहाँ पे इंक्लूड है, ये कॉलिजन थ्योरी जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कॉलिजन थ्योरी, मतलब संघट्य सिद्धांत। तो रासायनिक बलगति के अनुसार जब अभिक्रिया होती है और अभिक्रिया जब होगी तब उसमें अभिकारक अणु आपस में टकराते हैं।
क्या ये टकराना ही पर्याप्त है उत्पाद के लिए? ना, टकराने से पहले अभिकारक अणु को सक्रिय होना आवश्यक है। मान लीजिए अभिकारक अणु सक्रिय हो गया, तो सक्रिय होकर टकराना ही पर्याप्त है? नहीं, टकराने की एक दिशा भी निश्चित होना चाहिए। तो ये सारी कंडीशंस को, ये सारी शर्तों को हम जिस सिद्धांत के रूप में पढ़ते हैं वो सिद्धांत कहलाता है संघट्य सिद्धांत। तो चूंकि ये संघट्य सिद्धांत पर ही आधारित है, कौन सा? आर्हेनियस का समीकरण। तो मैं सबसे पहले आपको संघट्य सिद्धांत पर कुछ चर्चा करता हूं। तो संघट्य सिद्धांत क्या है? रासायनिक बल गतिकी के अनुसार, रासायनिक बल गतिकी के अनुसार अभिकारक अणु आपस में टकराते हैं। सपोज ये एक अभिकारक अणु है, ये दूसरा अभिकारक अणु है, ये अणु ए हो गया, बी हो गया, ये भी आपस में टकराए, ये टकराए, तब उत्पाद बनेगा, तब उत्पाद बनेगा। लेकिन इन अणुओं को टकराने से पहले क्या होना होगा? सक्रिय होना होगा। पहली कंडीशन, सक्रिय होना आवश्यक है। दूसरी सिचुएशन कि सक्रिय होकर यदि टकरा रहे हैं पर टकराने की दिशा भी उपयुक्त होना चाहिए, यानी यहाँ एक कंडीशन और आ गई, टक्कर की दिशा कैसी हो? उपयुक्त हो। तो हम जानते हैं कि क्या ये दिशा उपयुक्त है? नहीं है, बल्कि टकराने की जो दिशा है उसका मैं आपको रिप्रेजेंटेशन करता हूँ चित्र के द्वारा। ये इस प्रकार से एक अणु हमने बनाया, ये, और इस प्रकार ये दूसरा अणु। अभी उन्हीं अणुओं को हमने ऐसे टकराया था, उन्हीं अणुओं को इस डायरेक्शन से टकराते हैं। आप खुद सोच सकते हैं कि इस टक्कर में इस अणु का कितना भाग संपर्क में आएगा? बहुत थोड़ा सा भाग, ठीक है। इस टक्कर में अणु का कितना भाग संपर्क में आएगा? ये और ये। सिंपल है कि इस अवस्था की तुलना में यहाँ टकराने पर अणुओं का ज्यादा भाग एक दूसरे के संपर्क में आ रहा है, इसलिए टक्कर की उपयुक्त दिशा क्या होगी? ये होगी, ठीक। ये ना के प्रोडक्ट, यहाँ प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक। प्रोडक्ट बनेगा इसमें हमें प्रोडक्ट मिलेगा, इसमें हमें उत्पाद मिलेगा। तो टकराने की उपयुक्त दिशा ये हो गई। हम रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस प्रकार के डायरेक्शन में, दो अणु टकरा रहे हैं और टकराने के पहले क्या है? ये सक्रिय है ना, एक्टिव हो चुके हैं, सक्रिय हो चुके हैं और सक्रिय होकर उपयुक्त दिशा में टकरा रहे हैं, तब जाके टक्कर सार्थक होगी, और टक्कर सार्थक होगी तब उत्पाद हमें प्राप्त होगा। इसमें यह भी बात कही गई है कि इकाई आयतन में इकाई समय में जितने टक्करें होती है उन्हें कहा जाता है टक्कर संख्या या टक्कर आवृत्ति, या उसी को कहते हैं संगठन आवृत्ति, जिसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं, ठीक। इकाई आयतन में अभिकारक अणुओं की इकाई समय में जितने भी टक्करें होंगी उन्हें कहा जाता है कोलिजन फ्रीक्वेंसी या संगठन आवृत्ति। तो ये आवृत्ति भी अभिक्रिया में उत्पाद बनाने में क्या होती है? सहायक होती है। इसी सिद्धांत में और एक बात कही गई है कि अभिकारक अणुओं की जो गतिज ऊर्जा होती है वो परम ताप के समानुपाती होती है। गतिज ऊर्जा को हम दर्शाते हैं के ई काइनेटिक एनर्जी, या फिर हाफ mv स्क्वायर से, हाफ mv स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अणुओं की गतिज ऊर्जा परमताप के समानुपाती होती है। इस प्रकार से 5-6 बिंदु है जिन्हें हम टक्कर सिद्धांत के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिसमें पहला पॉइंट ये कहा हमने कि अभिक्रिया में रासायनिक बल गतिकी के अनुसार अभिकारक अणु आपस में टकराते तब उत्पाद बनता है। दूसरी बात कही गई कि टक्कर सार्थक तभी होंगी जब टकराने की दिशा उपयुक्त होगी। तीसरी बात कही गई कि ये उपयुक्त दिशा में टकराने के बाद भी उत्पाद बनेगा, इसकी गारंटी नहीं है, बल्कि अभिकारक अणु को सक्रिय होना जरूरी है, और सक्रिय होने के लिए उसे एक्स्ट्रा या अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। उस अतिरिक्त ऊर्जा को कहा जाता है सक्रियण ऊर्जा। ये कॉन्सेप्ट आएगा इसके बाद में, सक्रियण ऊर्जा, ठीक है। और सक्रियण ऊर्जा
गेन करके जब अभिकारक अणु उपयुक्त दिशा में टकरा रहा हो और टकराने पर उत्पाद बनेगा, ये तय है। ठीक, तो जब ये अभिकारक अणु सक्रिय ऊर्जा ग्रहण करके टकराता है और टकराने के बाद जो एक सक्रिय संकुल बनता है, जिसको हम कहते हैं मध्यवर्ती संक्रमण यौगिक भी कहते हैं या सक्रिय संकुल, उस सक्रिय संकुल की जो ऊर्जा होती है उसे कहा जाता है देहली ऊर्जा। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को हम फिर अलग से विधि विधान के साथ तैयार करेंगे, पर अभी इनकी चर्चा इस संगठन सिद्धांत में भी की गई है। तो इस प्रकार से बेटा की कोलिजन थ्योरी या संगठन सिद्धांत यदि आता है रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत, तो इन सारे बिंदुओं का हमें उल्लेख करना होगा। ठीक है, मतलब पहला बिंदु क्या है कि रासायनिक बलगतिकी के अनुसार अभिकारक अभिक्रिया में अभिकारक अणु आपके बीच टक्करें होती हैं। नंबर 2, टक्करें तभी सार्थक होगी जब अभिकारक अणु उपयुक्त दिशा में टकराए। तीसरा पॉइंट, उपयुक्त दिशा में टकराने से पूर्व अभिकारक अणुओं को सक्रिय होना आवश्यक है। चौथा पॉइंट, अभिक्रिया में जो अभिकारक अणु सक्रिय होना चाहते हैं या हो रहे हैं, वो अपनी औसत ऊर्जा के अलावा अतिरिक्त न्यूनतम ऊर्जा ग्रहण करते हैं, जिसको सक्रिय ऊर्जा कहा जाता है। और नंबर 5वां कि अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा परमताप के समानुपाती होती है। तो इन बिंदुओं को सामूहिक रूप से कोलिजन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, संघट्य सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और इन सिद्धांतों के आधार पर, इन सिद्धांत के इन बिंदुओं के आधार पर आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक ने एक समीकरण व्युत्पन्न किया था, एक संबंध बताया था। वो संबंध कुछ इस प्रकार से है, जो कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, आर्हीनियस गुणांक e⁻⁻⁻⁰ ये समीकरण। तो वास्तव में अभिक्रिया का वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक, ताप यानी परम ताप और सक्रिय ऊर्जा के मध्य एक संबंध व्युत्पन्न किया किसने? आर्हीनियस ने। ठीक है, तो हम कहेंगे संघट्य सिद्धांत के आधार बिंदुओं के आधार पर या मुख्य बिंदुओं के आधार पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, परम ताप एवं सक्रिय ऊर्जा के मध्य एक संबंध प्रतिपादित किया गया आर्हीनियस ने। उसे कहा जाता है आर्हीनियस समीकरण। तो वास्तव में ये आर्हीनियस समीकरण का चर घातांकी रूप है। इसको क्या कहते हैं हम? चर घातांकी रूप, चर घातांकीय रूप कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ आर्हीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो k इज इक्वल टू a इंटू e⁻⁻⁻a/RT। यहाँ पूरी बात क्लियर हो, k क्या है, a क्या है, e, r और t, उसका मेंशन करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे। k मतलब क्या होगा? दर स्थिरांक, दर या वेग स्थिरांक। a इसको हम कहते हैं आर्हीनियस गुणांक या फ्रीक्वेंसी फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है, आर्हीनियस गुणांक। ई प्राकृतिक लघुगणक कहलाता है, प्राकृतिक लघुगणक, प्राकृतिक लघुगणक। नेचुरल लॉगरिथम आधार ई होता है। ए मीन्स एक्टिवेशन, ई मतलब एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब सक्रिय ऊर्जा, ये हो गया सक्रिय ऊर्जा। और आर ये गैस स्थिरांक है, जिसके संख्यात्मक मान विभिन्न पद्धतियों में, विभिन्न रूपों में आपको पता होना चाहिए। गैस स्थिरांक जिसका मान 8.314 किलो जूल या जूल पर मोल पर केल्विन। और इसी प्रकार से यदि हम दाब के पदों में आर की वैल्यू देखें तो 0.0821 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। ठीक, और इसका मान होता है 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ग पर केल्विन पर मोल। इसी प्रकार 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल
और एक होता है कैलोरीज में। तो जनरली हमको यहाँ तो कैलोरीज में जरूरत पड़ेगी या जूल में जरूरत पड़ेगी, तो लगभग 1.99 आर अप्रोक्सीमेटली 2 कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसे हम कई जगह यूज करते हैं। यदि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा होगा तो वहाँ पर नार्मस समीकरण में आर का उपयोग होता है, वहाँ पर भी इन मानों की जरूरत पड़ती है, यहाँ पे भी हमें जरूरत पड़ेगी। इसके पहले परासरण दाब में भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो बेटा ये मानों को अवश्य ही आप तैयार रखें। तो इस प्रकार से आर हो गया और टी है परम ताप। परम ताप का मतलब ये, परम ताप का मतलब ये कि जब भी इस ताप को लेना हो कहीं भी समीकरण में, आप काय में लेंगे, केल्विन में, केल्विन में, ठीक। इस बात को ध्यान रखिए। जब भी इससे रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आएगा, वहां टेम्परेचर या परम ताप की बात होगी, कैपिटल टी की बात होगी, तो आप उसे काय में लेंगे, केल्विन में। प्रश्न में जानबूझ के सेल्सियस दिया होगा, उसे केल्विन में आप कन्वर्ट कर लीजिए 273 जोड़ के और इस मान को रखेंगे, ठीक। तो इस प्रकार से आर्हेनियस समीकरण का जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, चरघातांकी रूप है, वो है k बराबर a इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस ई अपन आर टी। इसको बहुत ध्यान से देखें, ई पर ये पावर है, पूरा का पूरा क्या है, घात के रूप में है, ठीक है। लिखते समय भी सावधानी रखें। कई बच्चा ऐसा लिख देता है k इज इक्वल टू a इंटू ई रेज़ टू द पावर अपन आर टी, जल्दी में लिख दिया। अब भाई एक नंबर का मान लीजिए एक क्वेश्चन आया हो, आपने ऐसा लिखा, जरूरी नहीं आपको नंबर मिलेगा, इसलिए बहुत ध्यान से लिखें। अब हम बात करते हैं इसी समीकरण का एक लीनियर फॉर्म है, रेखीय रूप है, सरलतम रूप है, उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे मैं मिटा दूं, ठीक है। तो इस समीकरण के हम दोनों पक्षों का क्या ले लें, लाभ ले लें, दोनों साइड का, दोनों पक्षों का लाभ लेने पर, का log e लेने पर, ये दोनों पक्षों का log e ले लिया, ये हो गया log e k इज इक्वल टू log e a इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस ई अपन आर टी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं दो फलनों के गुणनफल का लघुगुणक है, तो लघुगुणक के नियम का उपयोग करेंगे हम। तो log e a प्लस हो जाएगा log e ई रेज़ टू द पावर माइनस ई अपन आर टी, ठीक। लघुगणक के बेसिक नियम, जो मूल नियम है, उसका उपयोग किया। दो फलनों का गुणनफल हो तो हम जानते हैं कि प्रत्येक फलन के लघुगणकों का क्या होता है, योगफल होता है। तो इस प्रकार से ये निकाल लिया। इसे और सॉल्व कर ले, तो log e a माइनस ये घात सामने आ जाएगी, ई ए अपन आर टी। ये भी लघुगणक के नियम का ही उपयोग किया गया है। आधार पर जब कोई घात हो तो सामने आती है और आधार का हम क्या करते हैं, लघुगणक। तो इस प्रकार से आ जाएगा log e e, और आधार e पर e का लघुगणक क्या होगा, 1। आधार 10 पर 10 का लघुगणक 1। आधार a पर a का लघुगणक 1। दिए गए आधार पर उसी संख्या का लघुगणक या लॉगरिथम क्या होता है, 1 होता है। तो इस प्रकार से इसको e a माइनस ई ए अपन आर टी, ये आपके पास फार्मूला हो गया log e a, ठीक। इसे और थोड़ा सा अरेंज कर ले, थोड़ा सा जमा लेते हैं व्यवस्थित, तो उसे कहा जाएगा रेखीय समीकरण या उसका मूल रूप। तो हम इसको ऐसा लिखें, log e k इज इक्वल टू माइनस को हम पहले लिख रहा हूं, माइनस ई ए अपन आर इंटू 1 अपॉन टी प्लस log e e, ठीक है। कुछ नहीं किया, अरेंज कर दिया। इसको पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है ना। उसके पीछे कुछ रीजन होगा, कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी, इसलिए किया हमने, ठीक है। अब हम लिखते हैं आधार e को 10 में कन्वर्ट करें। तो लघुगणक का नियम होता है, जब भी आधार e को 10 में परिवर्तित करते हैं तो क्या करना होता है, 2.303 का गुणा किया जाता है। ये हो गया। देखो जैसे e की जगह 10 लिखा, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, 2.303 को मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी प्लस 2.303 log 10 ए। यहाँ पर भी हमने e को 10 में कन्वर्ट कर दिया, क्लियर है। अब इस क्वांटिटी को, इस पूरी संख्या को ट्रांसफर करना है यहाँ पर, यहाँ भी चला जाएगा ये और यहाँ भी चला जाएगा।
तो क्या आएगा हमारे पास में log 10, यहाँ की भूल गए हैं ये के इज इक्वल टू माइनस ये अपॉन 2.303 r इंटू 1/t प्लस log 10 e। ये आ गया इक्वेशन, ये हमें याद रखना है। ये कहलाता है लीनियर फॉर्म ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। इसे हम आर्हेनियस समीकरण का रेखीय रूप जी, लीनियर फॉर्म इसका यूज करेंगे हम सक्रिय ऊर्जा के निर्धारण में, है ना। जो कहीं लिखा है हमने सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण ग्राफी विधि द्वारा और समाकलित समीकरण विधि, उसमें इसी समीकरण से शुरुआत होगी। तो इस प्रकार से जब हमें प्रश्न आता है कि आर्हेनियस समीकरण क्या है समझाइए, तब हम यहाँ से इसको शुरू करेंगे। ठीक, इसके पहले की जो भूमिका हमें जानते हैं कि ये समीकरण किस किस के मध्य संबंध पर आधारित है। ये है परम ताप, ये सक्रिय ऊर्जा और ये है वेग स्थिरांक। ठीक है, और ये सारे रिलेशन किससे आधारित है या किससे लिए गए हैं? ये लिए गए हैं संघट्ट सिद्धांत से लिया है। तो हम लिखेंगे आर्हेनियस ने संघटन सिद्धांत का उपयोग करते हुए अभिक्रिया के वेग स्थिरांक, सक्रिय ऊर्जा एवं परम ताप के मध्य एक संबंध स्थापित किया, जिसे आर्हेनियस समीकरण कहा जाता है। K बराबर A इंटू e⁻⁻RT। उसके बाद इनकी सबकी मीनिंग लिख दिया हमने। मीनिंग लिखने के बाद दोनों पक्षों का log 10 ले लिया, log e ले लिया। log e लेने के बाद इसे सोल्व करते हैं और उसे फिर आधार e को 10 में कन्वर्ट करा। 10 में कन्वर्ट करने पर एक फॉर्म मिला हमको, जिससे हम किसी भी प्रकार के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे या फिर सक्रिय ऊर्जा के निर्धारण में इस समीकरण का 100% क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आर्हेनियस समीकरण हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन क्या होगा, आर्हेनियस समीकरण क्या है समझाइए। दूसरा, पहला क्वेश्चन है इसके पहले वाला, रासायनिक बलगतिकी के अनुसार संघटन सिद्धांत अर्थात कॉलिजन थ्योरी क्या होती है, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। इसके पहले और मैंने कहा था आपसे कि तापमान गुणांक क्या है, तो तापमान गुणांक हो गया, संघट्ट सिद्धांत हो गया और आर्हेनियस समीकरण हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं कि आर्हेनियस समीकरण की सहायता से सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण पढ़ेंगे, लेकिन सक्रिय ऊर्जा क्या होती है और देहली ऊर्जा क्या होती है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तब लिखते हैं हम ये सक्रिय ऊर्जा, एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रिय ऊर्जा, इसका रिप्रेजेंटेशन इस होती क्या है, इसके थीम क्या है, इसका मीनिंग क्या है। ये एक रेत का टीला है, रेत का टीला। ठीक, या जनरली अपने घरों में आंगन से या पोर्च से ऊपर चढ़ने के लिए या नीचे आंगन से पोर्च में चढ़ने के लिए कुछ ऐसे समतल बने होते हैं, ऐसे तल बने होते हैं। ठीक, यहाँ से हमें स्टेप में चढ़ना होता है ऊपर में। ठीक, तो इस प्रकार से यदि कोई तल बना हो अपने आसपास में, तो कभी कोशिश करिएगा एक बॉल लेना, एक गेंद लेना और इस गेंद को इस सतह के संपर्क में रखते हुए बस यहाँ पहुंचाना है, यहाँ तक पहुंचाना है। हमें पता है हमारे पास इतनी ताकत है कि हम इसको ऐसे ही भेज सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि इस सरफेस को लेकर ये बॉल या ये गेंद कहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे, बस यहाँ तक पहुंचाना, और आगे नहीं बढ़ाना है, यहाँ तक पहुंचाना है। सिंपल है, ये मान क्रिटिकल है, ये काम सही मतलब बहुत सरल नहीं है। इसके लिए हमें कई बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बॉल को बार बार हम धक्का देंगे तो यहाँ तक जाएगी, लौट आएगी, फिर तो थोड़ा सा प्रेशर फोर्स लगाया जाएगा, फिर ऊपर तक जाएगी। फिर हमारा ब्रेन काम करता है, नहीं यार और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। पता चला ज्यादा लगाया, यहाँ तक गई, फिर बैक हो गई। इस बार पता चला और ज्यादा लगा दिया, बॉल इधर चलेगी, यहाँ भी नहीं जाना चाहिए, बॉल को यहीं पहुंचाना है। यानी सिंपल है, ये बताने का इंटेंशन ये है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए एक बहुत कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए।
उसी कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट है सक्रिय ऊर्जा। उसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, उसी अवधारणा के हिसाब से हम सक्रिय ऊर्जा को समझाने जा रहे हैं। तो मान लीजिए कि किसी अभिक्रिया के लिए रिक्वायर्ड या आवश्यक ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा को हम कैसे समझा पाएंगे। ये हो गया एनर्जी बैरियर, इसको कहते हैं हम ऊर्जा रोधिका। ऊर्जा रोधिका एनर्जी बैरियर कहा जाता है। यहाँ अभिकारक अणु ले लिया आपने, अभिकारक अणु, रिएक्टेंट ए बी जो भी लेना है, रिएक्टेंट ले लिया यहाँ पे। और ये जो हाइट है ये शिखर कहलाता है, पीक वैल्यू, इसको यहाँ तक आपने पहुंचाया, यहाँ पहुंचाया, बस यहाँ पहुंचाना आपको। यहाँ पहुंचाने के लिए कितनी एनर्जी आपने सप्लाई करी है, कितनी एनर्जी आपने दिया है, जो भी एनर्जी दिया है एक्चुअल में क्या है, ये सक्रिय ऊर्जा है। ठीक, यहाँ अभिकारक अणु था, उसका अपना वजूद, उसके अपने अस्तित्व के लिए उसके पास कुछ ऊर्जा थी, उस ऊर्जा को कहा जाता है औसत ऊर्जा। औसत ऊर्जा, ये एवरेज एनर्जी। हर अणु में, हर पदार्थ में अपने अस्तित्व के लिए एक ऊर्जा की मात्रा पाई जाती है, जिसको उसकी औसत ऊर्जा कहा जाता है। तो इस प्रकार से अभिकारक ये हो गया, इसकी ऊर्जा औसत ऊर्जा हो गई। ये औसत ऊर्जा वाला अभिकारक अणु क्रियाफल में परिवर्तित होना चाहता है। रासायनिक बलगतिकी की अवधारणा के हिसाब से इस अणु को इस हाइट तक, इस ऊंचाई तक चढ़ना होगा, और इस ऊंचाई तक चढ़ने के लिए, इस शिखर तक पहुंचने के लिए जो अतिरिक्त आवश्यक, न्यूनतम, कैलकुलेटेड, जो भी नाम दे, ये ऊर्जा आवश्यक होगी। इस ऊर्जा को कहा जाएगा सक्रिय ऊर्जा। जब यहाँ ये अणु पहुंच जाएगा तो इसे कहते हैं सक्रिय संकुल, इसे कहा जाता है सक्रिय संकुल। सिंपल है। इस सक्रिय संकुल के पास कितनी ऊर्जा है, कितनी ऊर्जा है, देख लीजिए कितनी ऊर्जा है, औसत ऊर्जा है, धन सक्रिय ऊर्जा है, सक्रिय ऊर्जा। और इन दोनों के योग को यहाँ हम कहते हैं देहली ऊर्जा, देहली ऊर्जा, थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर? ठीक है बेटा, हम पूरा कॉन्सेप्ट रासायनिक बलगतिकी में सक्रिय ऊर्जा की पूरी अवधारणा को इस प्रकार ग्राफ द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। और ये हमारे लगभग दैनिक क्रियाकलाप का ही कॉन्सेप्ट है। तो इसे बिल्कुल टेंशन लेके मत सोचिए, सामान्य वे में सोचिए कि एक बॉल है, इसको यहाँ तक पहुंचाना है। यहाँ तक पहुंचाने के लिए हम ज्यादा ऊर्जा भी लगा सकते थे, कम भी लगा सकते थे। हम जानते कम लगाएंगे बैक हो जाएगा, ज्यादा लगाएंगे उस तरफ चला जाएगा। हमको कहाँ पहुंचाना है, इस शीर्ष पर, इस शिखर पर। इसके लिए हमें कैलकुलेटेड चाहिए, परिकलित मान चाहिए। ठीक, एक न्यूनतम परिकलित मान चाहिए, जिसको कहा जाता है सक्रिय ऊर्जा। ठीक, यहाँ पहुंच गया, ये कहलाता है सक्रिय संकुल। सिंपल है, सक्रिय संकुल के पास कितनी ऊर्जा होनी चाहिए आप बताइए। औसत ऊर्जा वाला अभिकारक अणु इस ऊर्जा को ग्रहण करके कहाँ पहुंचा है, यहाँ। यानी सिंपल है, सक्रिय संकुल के पास कुल ऊर्जा कितनी हुई, औसत ऊर्जा धन सक्रिय ऊर्जा। इस ऊर्जा की योगफल को कहा जाता है देहली ऊर्जा। ठीक, यहाँ पहुंच गया, अब सिंपल है, उसको लुढ़कना तय है। मतलब यहाँ हमको क्या मिलेगा, उत्पाद मिलेगा। मान लीजिए ये, इसको हम बी मान लेते, ये हो गया आपके पास में उत्पाद, प्रोडक्ट बन गया। अब वो ए नहीं है बल्कि कुछ और है। ऐसा भी हो सकता था, ये सिचुएशन भी बन सकती थी, यही मैं समझा रहा हूं, ये सिचुएशन भी बन सकती थी। ठीक, एक सिचुएशन ये भी है बराबर, बिल्कुल इसके पैरेलल। तो हम देखेंगे कि जब इसके पैरेलल कंडीशन में यदि कोई प्रोडक्ट बनता है तो ऐसी अभिक्रियाएं कहलाएगी न तो ऊष्माक्षेपी न ही ऊष्माशोषी। लेकिन इस सिचुएशन के हिसाब से यहाँ जो देखिए आप यहाँ देख रहे हो, ये उत्पाद यदि बी डैश है तो इस बी डैश उत्पाद की ऊर्जा इस अभिकारक की ऊर्जा से कैसी है, अधिक है। सिंपल है कि अधिक ऊर्जा वाला यदि उत्पाद बन रहा है, इसका मतलब इस प्रक्रम में ऊर्जा का अवशोषण हुआ है, यह अभिक्रिया कहलाएगी ऊष्माशोषी। और इसको देखिए, इसकी ऊर्जा, इस उत्पाद की ऊर्जा इस ऊर्जा से कैसी है, आप खुद देख रहे हैं, कम है। सिंपल है, यदि इसकी एनर्जी कम है और इसकी ज्यादा है, ठीक, तो इस उत्पाद के बनने में ऊर्जा क्या हुआ, उत्सर्जित हुआ है। तो उस प्रकार से इस ग्राफ की सहायता से
हम अभिकारक यानी अभिक्रिया में अभिकारकों से क्रियाफल बनने में उत्सर्जित ऊष्मा या अवशोषित ऊष्मा का निर्धारण भी कर सकते हैं। ठीक, और एक बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आप ध्यान से सुनिएगा कि हमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया की दर को उत्प्रेरित करते हैं, अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, तो ऐसा क्या करते हैं उत्प्रेरक जिससे अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। तो उसमें यही इस अवधारणा को फिर लाता हूं मैं। देखेंगे यदि मान लीजिए कोई अभिक्रिया सामान्य परिस्थितियों में हो रही है और उसके लिए सक्रिय ऊर्जा का की जो संकल्पना या अवधारणा कुछ इस प्रकार से है। ठीक, मान लीजिए इस अभिक्रिया में किसी उत्प्रेरक को हम इंक्लूड कर दें। सिंपल, उत्प्रेरक क्या करेगा, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देगा, और यदि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है तो होता क्या है ये देखें। होता ये है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के लिए एक ऐसे नए पथ का एक ऐसा नया पथ निर्मित होता है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए एक ऐसे नए पथ को जन्म देता है, कह सकते हैं एक नए पथ को निर्मित करता है। अब आप बताइए, यदि ये एक नया पद बना है तो इसके लिए सक्रिय ऊर्जा का मान पहले की तुलना में कितना हुआ, कम हो गया। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया के लिए एक नया पथ निर्मित होता है, जिसके लिए आवश्यक सक्रिय ऊर्जा की मात्रा का जो मान है वो बहुत कम है। अर्थात ये जो कर्व था, ये जो आरेख था, ये कैसा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है, सपाट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट आप यहाँ दर्शा सकते हो। उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस प्रकार से एक नया पथ बना है ना। तो ये कभी कभार क्वेश्चन आता है, उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया को कैसे उत्प्रेरित करेगा, उसकी उपस्थिति में सक्रिय ऊर्जा का मान क्या होता है, कम होता है, एक नया पथ निर्मित होता है और ये नया पथ इस प्रकार से दर्शाया गया है। क्लियर? तो इस प्रकार से हम सक्रिय ऊर्जा को परिभाषित कर दिया। वहीं लगे पैर लगे हाथ हम क्या करते हैं, देहली ऊर्जा को भी समझा सकते हैं कि सक्रिय संकुल की ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं, जो कि सक्रिय ऊर्जा धन औसत ऊर्जा का योगफल होती है। ठीक है, तो सक्रिय ऊर्जा हो गया और साथ में क्या हो गया, देहली ऊर्जा हो गया। दोनों की अपनी अपनी परिभाषाएं, दोनों में संबंध लिख सकते हो ना भाई, देहली ऊर्जा बराबर औसत ऊर्जा धन सक्रिय ऊर्जा, या सक्रिय ऊर्जा बराबर देहली ऊर्जा ऋण औसत ऊर्जा। ठीक, तो ये दोनों रिलेशन आप लिखिएगा और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें। दोनों का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया। अब हमें करना क्या है, सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण करना है ग्राफी विधि द्वारा और समाकलित समीकरण विधि द्वारा। तो देखते हैं सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण नंबर 1, ग्राफी विधि। ठीक, इस ग्राफी विधि द्वारा इस पे एक संख्यात्मक प्रश्न आता है। मैं अभी उस प्रश्न को भी आपसे बात करूंगा कि इसका एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, और 2014 और 13 में वो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया था। और ऐसे क्वेश्चंस आने की अब चूंकि परिपाटी बन चुकी है तो हमें तैयार रहना है उसके प्रश्न को करने के लिए। ग्राफी विधि क्या होती है, क्या कर रहे हैं हम, सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण ग्राफी विधि द्वारा। ठीक है, अब इस ग्राफी विधि द्वारा कैसे करेंगे सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण, तो हम कह रहे हैं कि इस विधि के अनुसार आर्हीनियस समीकरण के मूल रूप, ये उसी को कहा जाता है रेखी रूप की तुलना सरल रेखा y बरोबर mx प्लस c से की जाती है जी। ठीक है, ग्राफिकल मेथड के थ्रू जब भी एक्टिवेशन एनर्जी सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण करना हो तो आप क्या करेंगे, करना ये है कि आर्हीनियस समीकरण का जो रेखीय रूप है, कौन सा वाला, जे log 10 a इज इक्वल टू
माइनस ई अपॉन 2.303 r इंटू 1/d प्लस log 10 a, ये कहलाता है लीनियर फॉर्म। ठीक है, ये कौन है? आर्हेनियस समीकरण का मूल या रेखीय रूप है। इसकी तुलना हम किससे करेंगे? y इज इक्वल टू mx प्लस c से, इससे तुलना करना। अब तुलना क्या करना आपको दिख रहा है, y बराबर क्या हुआ? y बराबर log 10 के। क्लियर? y का मान किसके बराबर होगा? log 10 के। m का मान किसके बराबर होगा? m बराबर माइनस ई अपॉन 2.303r। ठीक है, m की तुलना इससे होगी, x की तुलना किससे होगी? 1/t से, और c की तुलना किससे होगी? c इज इक्वल टू हो जाएगा log 10a। ठीक है, क्लियर? आप इस सरल रेखा को जानते हैं? सरल रेखा y इज इक्वल टू mx प्लस c को जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं। न जानते हो तो ध्यान से सुन लीजिए। ये उस सरल रेखा का समीकरण है जो x अक्ष के साथ धनात्मक दिशा में थीटा कोण बनाती है तथा y अक्ष को c अंतःखंड पर काटती है। ठीक है, यानी c क्या? अंतःखंड। m क्या है? प्रवणता। ठीक है, तो ये प्रवणता का मान किसके बराबर हो गया? माइनस ई अपॉन 2.303r के बराबर हो गया। अंतःखंड किसके बराबर आया? log 10 a के बराबर आया। अब हमको ग्राफ बनाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। कैसे बनेगा ग्राफ? किस प्रकार का ग्राफ बनेगा? सिंपल है, जब भी किसी ग्राफ को बनाना होता है तो क्या करते हैं हम? दो अक्ष खींचते हैं, ये x अक्ष, दूसरा y अक्ष। ठीक है, कभी भी कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना होता है तो हम दो अक्ष मानते हैं, एक x और दूसरा y। क्लियर? अब आपको बोला x अक्ष पर क्या लेने का, रटोगे नहीं ना? x अक्ष पे क्या लेंगे? दिख रहा है हमको, x अक्ष पे 1/t लेंगे, 1/t लेंगे। ठीक, और y अक्ष पे क्या लेना है? log 10 के लेना है, log 10 के लिया। सिंपल, पूरी बात क्लियर हो गई कि किस अक्ष पे क्या लेना है, इसे भी रटना नहीं है। यहाँ दिया हुआ है x अक्ष पर 1/t को, y अक्ष पर log 10 को लेकर हम ग्राफ खींचते हैं। ठीक, अब ग्राफ में जो भी सरल रेखा प्राप्त होगी वो कैसी होगी, वो किस प्रकार की होगी, उसे भी सोच के बनाइए आप। सोचे कैसा? क्या ये टेम्परेचर है, परम ताप है। यदि ताप को बढ़ा करोगे, ताप को बड़ा करोगे तो क्या होगा? ताप बड़ा करोगे तो क्या होगा? 1/t का मान घटेगा। यदि t को बड़ा करें तो 1/t क्या होता है? क्या होता है? घटता है। ठीक है, t को बड़ा करेंगे, यानी इस संख्या को बड़ा करेंगे तो जैसे जैसे यहाँ 9 की जगह 10 होगा, 11 होगा, 12 होगा, 13 होगा तो 1/13 छोटा होगा ना 1/12 की तुलना में, 1/15 छोटा होगा ना 1/12 की तुलना में। तो सिंपल है, 1/t का मान क्या होगा? घटेगा। अब तुम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। ताप बढ़ाते हैं तो k का मान क्या होता है? बढ़ता है। पढ़े हमने, ताप के साथ साथ वेग स्थिरांक बढ़ता है। ठीक है, यानी ताप बढ़ने पर k बढ़ता है। ठीक, ताप बड़ा करे तो 1/ताप घटा, यानी ये घटेगा तो k का मान बढ़ेगा, ये घटेगा, ये देखो ये घट रहा है तो k का मान बढ़ रहा है। कहने का मतलब ऐसा कुछ हमें किस प्रकार की सरल रेखा प्राप्त होगी? ऐसी सरल रेखा प्राप्त होगी जो दर्शाती है कि ताप बढ़ने पर k का मान चूंकि बढ़ता है, अर्थात ताप बढ़ने पर 1/t का मान घटता है, तो ये जैसे जैसे घटेगा k का मान बढ़ेगा। तो इस प्रकार एक सरल रेखा मिली हमको। ये सरल रेखा देख लीजिए, इसके पैरेलल यहाँ से एक हम रेखा खींचते हैं, ये कोण कहलाएगा थीटा। इस कोण के टेंजेंट को, स्पर्शज्या या टेन थीटा को हम कहते हैं प्रवणता, जिसको दर्शाते हैं m से। ठीक, काम की चीज ये। दूसरी बात, ये सरल रेखा y अक्ष को कहीं काट रही, क्या यहाँ काट रही है, ये दूरी कहलाता है अंतःखंड C।
ठीक है, कोई सरल रेखा y अक्ष को जिस बिंदु पर काट रही हो उसकी मूल बिंदु से दूरी कहलाता है अंतःखंड। इसको हम दर्शाते c से। c बराबर कितना है, log a। तो इस प्रकार से सारी बातें क्लियर हो गई। पूरा इक्वेशन यहाँ आ गया। ये m का मान इक्वल टू हो जाएगा -e/2.3003 r। ठीक, ये डायग्राम चाहिए हमको। ये ग्राफ बहुत कंपलसरी है। ठीक है, कैसे आया, ग्राफिक विधि हमने कहा, सक्रिय ऊर्जा के निर्धारण की ग्राफिक विधि, उसमें हमने ये कहा है आपसे कि इस विधि के अनुसार आर्हीनीय समीकरण का जो रेखीय रूप था उसकी तुलना सरल रेखा y बराबर mx प्लस c से करी ना। पहले समीकरण लिखा हमने सरल रूप और दूसरा y बराबर mx प्लस c, और इससे तुलना करना था। कुछ नहीं करा, y इज इक्वल टू फलाना, m इतना, x इतना, c इतना। ठीक, अब क्लियर हो गया y पे क्या लेना है, y अक्ष पर, x अक्ष पे क्या लेना है, ये सारी बातें क्लियर हो गई। इसे रटना नहीं है, समझ करके इसे बनाना है। दूसरा, कि ताप और k के बीच रिलेशन आपको मालूम है, ताप बढ़ेगा 1/T, 1/T ताप घटेगा और k का मान बढ़ेगा। तो ऐसी दशा में ये एक वक्र मिल गया, एक सरल रेखा मिल गई, इसकी प्रवणता नेगेटिव होगी। दिख रहा है आपको चित्र से कि प्रवणता कैसी है, नेगेटिव है। यदि यही सरल रेखा ऐसी होती तो उसकी प्रवणता क्या होती बेटा, पॉजिटिव। चूंकि यहाँ प्रवणता कैसी है, नेगेटिव। हिंट मिल जाता है हमको कहीं ना कहीं यदि पढ़े अच्छे से है तो। ठीक, तो इस प्रकार से हमें माइनस वैल्यू होगी। अब ये सूत्र है, इस सूत्र का हम उपयोग करते हैं सक्रिय ऊर्जा के निर्धारण में। यहाँ लिखेंगे अपन प्रवणता बराबर -EA/2.303 r। ये ठीक, अब सिंपल है, EA ज्ञात करना हमको, इसको यही रहने दो, बाकी सबको ले जा लो। तो सक्रिय ऊर्जा EA बराबर हो जाएगा -2.303 r इंटू प्रवणता। ठीक, R का मान अभी मैंने आपसे कहा था कि 1.99 कैलोरीज पर केल्विन मोल होता है। यदि इसको यहाँ रख दे हम तो ये हमारे पास में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, EA इज इक्वल टू -2.303 R की जगह पर 1.99 इंटू प्रवणता जो भी दी गई होगी उसे लिखेंगे। ये हो गया कैलोरीज पर केल्विन पर मोल। ठीक, तो केल्विन कहीं ना कहीं टेम्परेचर से अफेक्टेड है, केल्विन बाद में हम डिलीट कर लेंगे। ये आ गया आपके पास में EA इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करो दोनों को, ये आ जाता 4.58 गुणित प्रवणता इंटू ग्रेडियंट इन प्रवणता कैलोरीज पर मोल। ये लिखेंगे हम, चूंकि ये ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक कैलोरीज पर मोल होता है ना। तो इस प्रकार से ये सूत्र हमने किया। ठीक, और इसी सूत्र पर आधारित एक प्रश्न आया था, उसमें दिया था, स्पष्ट दिया था कि x अक्ष पर 1/T तथा y अक्ष पर log 10k को लेकर एक ग्राफ खींचा गया जिसमें प्राप्त सरल रेखा की प्रवणता -9923 प्राप्त हुई। ये प्रवणता का मान दिया था उसमें। ठीक है, किसी अभिक्रिया के लिए 1/T टेम्परेचर मतलब T तथा log 10k के मध्य खींचे गए ग्राफ में प्राप्त सरल रेखा की प्रवणता -9923 प्राप्त हुई है। प्रवणता का मान इतना है, सक्रिय ऊर्जा की गणना करो। ऐसा क्वेश्चन था, सिंपल है। सिर्फ प्रवणता देखिए, इस सूत्र में इस प्रवणता की जगह इस मान को रखेंगे, 9923 आपके पास सक्रिय ऊर्जा का मान निकल आएगा। सिंपल है, इतना सरल प्रश्न, सिंपल सा, सरल सा, सिर्फ प्रवणता क्वेश्चन से पढ़ करके यहाँ रखना था, गुणा करके उत्तर लिखना है आपको। कम से कम 2 मार्क्स का आपके साथ क्वेश्चन, क्योंकि इसके साथ और लगा रहा होगा सक्रिय ऊर्जा किसे कहते हैं। ऐसे कुल मिला के 4 नंबर का क्वेश्चन बनता है। तो ये इन चीजों पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण ग्राफी विधि द्वारा
किया गया। ठीक है, ऐसा ही एक समाकलित समीकरण भी है, उसमें उस समीकरण को इस प्रकार से यूज करते हैं, log 10 K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू EA अपॉन RT ब्रैकेट में 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इस प्रकार का एक इक्वेशन होता है जी। इस इक्वेशन का यूज करते हैं सक्रिय ऊर्जा के निर्धारण पे, है ना। 2.303 यहाँ पे भी आ जाएगा, 2.303 RT, तो T अंदर आ गया, ये आएगा। ठीक, तो ये मान इस समीकरण की सहायता से भी सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण किया जाता है। एक्चुअल में ये क्या है, समाकलित समीकरण कहलाता है। ये जो समीकरण लिखे थे ना हमने कहीं, ये वाला ये वाला, इस समीकरण का ये क्या कहलाता है, समाकलित रूप है। और इस समाकलित रूप में फिर से वही दो अलग अलग ताप दिए होंगे प्रश्न में, और दो अलग अलग तापों पर वेग स्थिरांकों के मान दिए होंगे, और कहेगा आपको सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण कीजिए। तब हम इस सूत्र का उपयोग करते हैं, और यदि इस सूत्र का उपयोग करते हैं तो इसे कहा जाता है समाकलित समीकरण विधि। ठीक, तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में, पूरे सिस्टम में हमने क्या क्या पढ़ा। अभिक्रिया के वेग पर ताप का प्रभाव, जिसमें हमने तापमान गुणांक को मुख्यतः फोकस किया हमने। उसके बाद हमने देखा कि अभिक्रिया के वेग पर जो ताप का प्रभाव है, जिसमें अभिक्रिया का वेग बढ़ जाती है, 2 गुनी 3 गुनी बढ़ जाती है, क्यों बढ़ती है, उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए संघटन सिद्धांत दिया गया। तो संघटन सिद्धांत पे हमने चर्चा करी, और संघटन सिद्धांत का एक समरी मिला हमको, जिसको कहते हैं संक्षिप्त, वो कहलाता है आर्हीनीय समीकरण। और आर्हीनीय समीकरण की सहायता से हमने सक्रिय ऊर्जा का निर्धारण ग्राफी विधि द्वारा किया और समाकलित समीकरण विधि से किया। ठीक, और इसके अलावा हमने देखा आपको कि सक्रिय ऊर्जा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, उसको हमने आपको समझाया है। और दूसरा, देहली ऊर्जा क्या होती है। ठीक है, अब कोई भी डाउट हो तो पूछिएगा। ठीक है, थैंक यू।